आज के इस वीडियो में देखेंगे सिंगल फेज एसी मोटर का वर्गीकरण, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का वर्गीकरण। स्प्लिट फेज का मतलब क्या होता है? एक ही फेज को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें वाइंडिंग को एक दूसरे वाइंडिंग को एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। ये दोनों को स्टेटर पे इस तरह से स्थापित किया जाता है कि ये 90 डिग्री का या घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाए। जब तक ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा तब तक ये मोटर नहीं चलेगा। पॉलीफेज में होता है क्या? पॉलीफेज में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसमें 90 डिग्री पे स्थापित करना नहीं रहता है, वो तीनों वाइंडिंग आपस में 120 डिग्री पर स्थापित रहता है। लेकिन इसमें एक ही फेज रहता है तो एक ही फेज पे मोटर को ये एसी मोटर चल नहीं पाता है, तो इसीलिए इसको फेज को डिवाइड किया जाता है, इसीलिए इसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और इंडक्शन मोटर का वर्गीकरण जो है इस प्रकार से इसमें किया जाता है। स्प्लिट फेज मोटर में एक मेन वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? यह जब मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑफ कर देता है और मेन वाइंडिंग पे ये मोटर चलते रहता है। इस वीडियो में 1 से 5 तक की मोटर को देखेंगे और आगे आने वाले वीडियो में फिर आगे ये 4 मोटर को देखेंगे। आप लोग देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसका इसेंशियल पार्ट देखते हैं। मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्क्वायरल केज टाइप, रोटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसका स्क्वायरल केज टाइप रोटर क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि इसमें मोटे मोटे वायर का 2 रिंग के थ्रू शॉर्ट सर्किट किया हुआ रहता है और स्क्वायरल केज टाइप का ही इसका गिरहली के पिंजरे टाइप का इसका आकार होता है, इसीलिए इसके स्क्वायरल केज टाइप रोटर कहते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? मोटर जब 75% गति प्रदान कर लेता है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन ऑफ कर देता है और मोटर मेन वाइंडिंग पर रनिंग करते रहता है। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच को लगाया जाता है ताकि इसको 75% जब गति प्रदान कर ले तो इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग का स्विच ऑफ कर दे। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? जहाँ पर लोड 0.5 HP तक यानी आधे HP तक के मोटर में इसका यूज होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जो है कम जरूरत पड़ता है। फैन को चलाने के लिए ग्राइंडर में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं और वुड वर्किंग टूल्स में करते हैं। अब इसका और कुछ विशेषता देख लेते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, स्टार्टिंग धारा इसका अधिक होता है, स्टार्टिंग धारा इसका अधिक होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है और प्रतिघात निम्न होता है। यानी ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध उच्च होता है और रिएक्टेंस जो है इसका निम्न होता है। इसको पतले तार से किया जाता है वाइंडिंग, यानी मेन वाइंडिंग की अपेक्षा इसको पतले तार से किया जाता है। ठीक है, मुख्य वाइंडिंग जो है मोटे तार का किया जाता है और जो इसका स्टेटर होता है उसके अंदर वाले खांचे में, मतलब खांचे में अंदर से इसका वाइंडिंग किया जाता है, वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। इसका इंडक्टेंस इसी कारण से अधिक होता है जो कि ये कोर के नजदीक में स्थापित किया हुआ रहता है। मुख्य वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग का टर्मिनल को बदल कर घूमने की दिशा को बदला जा सकता है, यानी इसका जो है रोटर का जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी मोटर का जो है दिशा परिवर्तन इसका मेन वाइंडिंग या जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग का टर्मिनल को आपस में बदलकर इसका रोटेशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को। इसमें प्रतिरोध स्टार्टिंग मोटर की अपेक्षा उच्च स्टार्टिंग इंडक्टेंस के द्वारा स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक और खांचे में अंदर स्थापित होता है, यानी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग बाहर में और कम लपेट का बनाया जाता था। इसमें अधिक टर्न और अंदर स्थापित किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग एक ही गेज के तार का बनाया जाता है और
और इसका वाइंडिंग पहचान हेतु प्रतिरोध का जांच किया जाता है, यानी वाइंडिंग का पहचान के लिए प्रतिरोध का इसका जांच करते हैं, उसके बाद ही इसका पहचान हो पाता है। इन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, स्टार्टिंग करंट अधिक होता है और पावर फैक्टर कम होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर देखते हैं। इसका रनिंग टॉर्क, पावर फैक्टर और दक्षता कम होता है, यानी कि इसका रनिंग टॉर्क जो होता है वो कम होता है, पावर फैक्टर कम होता है और दक्षता कम होता है। यह मोटर ओवरलोड नहीं हो सकता है। इसका घूमने का दिशा जो है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी भी वाइंडिंग का टर्मिनल आपस में बदलकर इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की अपेक्षा इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। इसका उपयोग वहां करते हैं जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क अधिक आवश्यकता होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तो अधिक होता है लेकिन रनिंग टॉर्क कम होता है। इसका उपयोग वहीं पे करते हैं जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क अधिक आवश्यकता होता है। अब देखते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसका उपयोग कम प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता वाले मशीन में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग जहां पे किया जाता है जहां पे कम प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता हो उस मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका पावर फैक्टर उच्च होता है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है और इसका अनुरक्षण आसान बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटाया जाता है। अब इसको कम दक्षता से बचने के लिए कम क्षमता का कंडेंसर उपयोग करते हैं, यानी कम दक्षता से बचने के लिए इसमें कम मान का कंडेंसर उपयोग करते हैं, जिससे इसका प्रारंभिक टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का 50 से 80% तक ही रह जाता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? फैन में करते हैं, वेरिएबल रियोस्टेट में करते हैं, इंडक्शन रेगुलेटर में करते हैं, फर्नेस कंट्रोल में करते हैं और आर्क वेल्डिंग कंट्रोल में इसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को। इसमें दो कंडेंसर का यूज किया जाता है, एक ये और एक ये। इसमें सेंट्रीफ्यूगल रहता है अधिक मान वाले कैपेसिटर के सीरीज में जुड़ा हुआ। जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेता है तो ये एक कैपेसिटर ऑफ हो जाता है और ये कम मान वाले कैपेसिटर पर यह रनिंग करते रहता है। यह शोर रहित होता है, इस मोटर में शोर नहीं होता है जब चलता है। तो इसका स्टार्टिंग धारा जो है रनिंग धारा का 2 से 3 गुना होता है। प्रारंभिक और रनिंग दोनों पावर फैक्टर उच्च होता है इसका, यानी स्टार्टिंग टाइम में और रनिंग टाइम में दोनों पर पावर फैक्टर उच्च होता है। रनिंग दक्षता भी उच्च होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क का 300% अधिक तक होता है, यानी कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है रनिंग का 300% अधिक होता है। पूर्ण लोड का 125% तक यह ओवरलोड हो सकता है, यानी इस मोटर को 125% तक ओवरलोड सहन कर सकता है यह मोटर। और इसमें टॉर्क जो है 300% अधिक तक होता है रनिंग टॉर्क इसका एप्लीकेशन कहाँ है? कंप्रेसर में है, रेफ्रिजरेटर में है और एयर कंडीशनर में है। बाकी इस मोटर चारों का अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे, अगले आने वाले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे इस चारों मोटर का। यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।